Hello students, today we will start our new chapter under the topic the living world and the chapter name is conservation of plants and animals. So students, conservation of plants and animals में सबसे पहले हमें टर्म समझनी होगी living natural resources and non-living natural resources. So what are living natural resources? A large number, a large variety of plants, animals and microorganisms are called natural living resources. And the second one is non-living natural resources and they are जो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं एयर, वाटर, लैंड और सोयल एंड सन्स एनर्जी. दीज आर कॉल्ड नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज. अब मीनिंग समझना होता है बच्चों बायोडाइवर्सिटी का. बायोडाइवर्सिटी समझने से पहले हम क्योंकि अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो कंजर्वेशन को हमें क्यों ज़रूरत होती है, क्यों हमें प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना होता है. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन. कंजर्वेशन का मतलब होता है हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करें. इट मीन्स उन्हें हम सेव करें. तो किस तरीके से करें और करें तो क्यों करें, उसका रीज़न क्या है. सो उसी के आगे चलते हम मीनिंग समझते हैं बायोडाइवर्सिटी का. सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity refers to the existence of a wide range of different types of organisms in a given place at a given time. एक ही समय में एक प्लेस पर जो भी हमें जगह दी जाती है उसी प्लेस पर अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड वाइड रेंज ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हों तो उन्हें हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी. अब when one talks of biodiversity of a particular region or of the earth as a whole, it is not evenly distributed across the earth. इसको हम पूरी अर्थ में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इवनली, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का मतलब है एक फॉरेस्ट जिसमें हम एनिमल्स भी रहते हैं, जिसमें लिविंग बींग्स भी हैं, जिसमें नॉन लिविंग भी हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स भी हैं और जिसमें हमारे पास प्लांट्स भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी उसी में इंक्लूड है. सो दिस टाइप ऑफ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर्स इन अ फॉरेस्ट. जहाँ कहीं पे भी हम बायोडाइवर्सिटी देखते हैं तो वहाँ वो मैक्सिमम हम कहाँ देखे जाते हैं ये चीज़ें हम देख सकते हैं फॉरेस्ट में. द रीजन विच आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी आर कॉल्ड मेगा डाइवर्सिटी सेंटर. ऐसे डाइवर्सिटी रीजन जो कि रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में, इट मीन जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो उसे हम कहते हैं मेगा डाइवर्सिटी सेंटर. एंड देयर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स इन द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम. और उनमें से इंडिया भी एक मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर है. नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लोरा एंड फोना. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोना. All the plants found in a particular area are termed as flora. जितने भी पार्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा. And all the animals and microorganisms found in a particular area are referred to as fauna. जितने भी एनिमल्स, all the animals, सभी टाइप के एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं fauna. अब द फ्लोरा एंड फोना ऑफ अ प्लेस टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस. अगर किसी प्लेस पर फ्लोरा एंड फोना दोनों एक साथ हैं तो उन्हीं को ही हम कहते हैं कि उस प्लेस की वो बायोडाइवर्सिटी है. बट बच्चों हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो एक्सप्लॉयट हो रही है. सच एज डिफोरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस, ओवर एक्सप्लॉयशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो इनसे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इनसे जो हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है उसको हार्म हो रहा है और हमारा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस डिस्टर्ब्ड हो रहा है. तो अब आप फ्लोरा और फोना को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. फ्लोरा मीन्स जितने भी हमारे प्लांट्स पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं, चाहे वो अलग अलग टाइप के हों, उन्हें हम कहते हैं फ्लोरा. और जितने एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उसे हम कहेंगे फोना. नेक्स्ट अभी हमने बात की कि कुछ ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं
जो कि इफ़ेक्ट करती हैं किस पे बेटा, हार्मफुल इफ़ेक्ट डालती हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी पे। तो उन्हीं में से एक है डिफोरेस्टेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस। डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि जंगलों को, फॉरेस्ट को एक लार्ज अमाउंट पे काटना, मतलब एक बड़े स्केल पर काटना उन्हें। ये नहीं है कि एक या दो ट्रीज़ कट कर दिए, भाई लकड़ी की हमें ज़रूरत थी तो इसलिए एक या दो ट्रीज़ कट किए तो उसे हम डिफोरेस्टेशन कहेंगे। नो, इट मीन्स पूरे फॉरेस्ट को ही अगर हम कट कर देते हैं, उसे हम क्लियर कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, तो उसे हम कहेंगे डिफोरेस्टेशन। और फिर उस लैंड को हम यूज़ किस लिए करें, हमारे अदर पर्पसेस के लिए। तो ये डिफोरेस्टेशन की पिक्चर भी आप देख रहे हैं बच्चों, इसका मतलब है डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन से स्टूडेंट हम क्यों करते क्यों हैं डिफोरेस्टेशन? क्योंकि हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, हमारी जो डिमांड फॉर हाउसेज हैं वो इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, अदर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उन्हीं को देखते हुए हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, बट इट इज़ वेरी हार्मफुल। अब डिफोरेस्टेशन के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, सम इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन। फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन टेम्परेचर। जब हम जंगलों को काट देते हैं, ट्रीज़ को कट करते हैं, तो उससे जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाती है। सेम ऐसे ही जो हमारा टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सेकेंड है डिप्लीशन ऑफ वाटर वेपर। इससे अगर हमारे पास रेन में भी हेल्पफुल होते हैं हमारी जो ट्रीज़ होते हैं वो, बट अगर हमारे पास ट्रीज़ ही नहीं बचेंगे तो वाटर रेन कैसे हेल्पफुल रहेंगे रेनफॉल में। तो इसीलिए लेस रेनफॉल होती है, लेस रेनफॉल की वजह से जो उसके वाटर वेपर हैं वो भी डिप्लीट हो जाते हैं। इट मीन्स उनमें भी रिडक्शन हो जाता है, वो भी कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ एनिमल्स बिकम होमलेस। जो एनिमल्स हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, जैसे एनिमल्स जो हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक नहीं होते, जिन्हें हम घरों में नहीं रख सकते, तो उनके लिए तो जो होम है वो बेटा फॉरेस्ट ही है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, जंगलों को क्लियर कर देते हैं, तो उनके होम भी नहीं रहते। सो एनिमल्स बिकम होमलेस। इंक्रीज इन द सॉयल इरोजन। अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो बच्चे सॉयल इरोजन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, मिट्टी का कटना भी पॉसिबल है। तो मिट्टी धीरे धीरे डिप्लीट होती चली जाएगी और जो टॉप लेयर है वो धीरे धीरे हमारे पास उसमें भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा, वो भी कम होती चली जाएगी। इंक्रीज़ इन नेचुरल कैलेमिटीज़। डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारी नेचुरल जो कैलेमिटीज़ होती हैं उनमें भी इंक्रीज़ होता है। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे फ्लड आ जाती है, या फिर हम कहीं की ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, या क्लाउड ब्रस्ट हो जाते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो होते हैं वो हमारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर आती हैं। तो वो भी डिफॉरेस्टेशन का ही एक इफ़ेक्ट है। अब इसके कुछ अदर इफ़ेक्ट्स भी हैं, डिफॉरेस्टेशन से भी कुछ अदर इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि पोल्यूशन। फर्स्ट वन इज़ पोल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है बच्चों? पॉल्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज एयर, वाटर एंड सॉइल इज़ अ थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के सर्वाइवल में ये भी एक थ्रेट है पॉल्यूशन। तो ये भी किस वजह से होता है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अलग है, इसके बाद है हमारे पास क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंजेस, अब देखिए क्लाइमेट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स such as coal, petroleum, natural gases emit many harmful and greenhouse gases like carbon dioxide। और इससे क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है हमारा वो चेंज हो जाता है। आप सुन रहे होंगे, एक नाम बड़ा सुनते हैं आजकल हम, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग? क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग? ये जो हमारा क्लाइमेट का चेंजेस होता है अनइफेक्टिवली, जो कह सकते हैं कि हम नेचर की वजह से नहीं होता, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होता जाए। सो ये भी क्लाइमेट चेंज में डिफॉरेस्टेशन का भी एक फैक्टर है। आगे हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या करते हैं हम, ह्यूमन बींग्स जो हैं ये ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स एक्सप्लॉयट, ओवर एक्सप्लॉयट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड। अगर हमें जितनी ज़रूरत होती है अगर हम उतना ही यूज़ में लेते हैं तो उससे इफेक्ट नहीं होता, बट हम ओवर यूटिलाइज़ करते हैं किन्हीं किन्हीं चीज़ों का, जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी होती तभी भी हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे फूड है, टिम्बर है, फ्यूल, वुड, फर, आइवरी, रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन, तो इन चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में
सेव करके रखना चाहते हैं, तो उसी से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उन्हीं के लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल कैलेमिटीज़, जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा था नेचुरल कैलेमिटीज़, तो समटाइम्स इसमें और भी नेचुरल कैलेमिटीज़ के बारे में हम पढ़ लेंगे, जैसे कि हमारे पास नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे डिज़ास्टर जो होते हैं हमारे, अर्थक्वेक है, सुनामी, साइक्लोन, हरिकेन्स, फ्लड एटसेट्रा, ये भी क्या करते हैं, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सभी इफ़ेक्ट जो होते हैं हमारे पास, ये सभी इफ़ेक्ट हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो हमने डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट पढ़े या कोई भी अदर फैक्टर्स पढ़े, ये सभी किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर द चेंजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और वी कैन से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इन्हीं ये सभी डिफॉरेस्टेशन के ही इफ़ेक्ट हैं। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव करके रखें, उसके लिए हमें करना होगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को बचाना होगा। अब फॉरेस्ट को, जंगलों को हम कैसे बचा सकते हैं, हम कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को यूज़ करके अपने फॉरेस्ट को सेव कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स शुड बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग, अगर हम एनिमल्स को ओवर ग्रेज कराते हैं तो उसे हमें रोकना चाहिए। सेकेंड है लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज मस्ट बी स्टॉप्ड। इट मीन्स अगर हमें ट्रीज़ की ज़रूरत है तो स्टूडेंट्स हम 1 या 2 या 4 जितनी भी हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम कट कर सकते हैं, बट ऑन अ लार्ज स्केल हमें नहीं कटिंग करनी चाहिए फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है मैसिव अफॉरेस्टेशन वर्क शुड बी अंडरटेकन। हमें मैसिव अफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन का मतलब था कटिंग ऑफ ट्रीज़, ऐसे अफॉरेस्टेशन का मतलब है प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज़। तो हमें मैसिव, इट मीन्स बहुत ही लार्ज स्केल पर, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली होके इसको करना पड़ेगा, किस चीज़ को, अफॉरेस्टेशन को। ये वर्क हमें बहुत ही मैसिवली करना पड़ेगा। अफॉरेस्टेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग न्यू ट्रीज़, अपने नियर बाई जहाँ कहीं पे भी हों हम वहाँ पे नए नए प्लांट को, ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी पीस ऑफ बैरन लैंड शुड बी प्लांटेड विद ट्रीज़। जितनी भी हमारी बंजर ज़मीन पड़ी है उसको हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए उस ज़मीन पर, ताकि उसका हम यूटिलाइज़ अच्छे से कर सकें और अपने कंजर्व कर सकें अपने फॉरेस्ट को। नेक्स्ट है वीड्स, डैमेज ट्रीज़, क्राउडेड ट्रीज़, डिजीज ट्रीज़ एटसेट्रा शुड बी रिमूव्ड। हमें जो वीड्स होते हैं, खरपतवार जिसको हम बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, डैमेज ट्रीज़, अगर कोई ऐसे डैमेज ट्री हैं जो टूटे हुए हैं या कटे हुए हैं, या उनका कोई जो आगे इट मीन्स कहें कि उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, या क्राउडेड ट्रीज़ हैं या डिजीज ट्रीज़ है, जिस ट्रीज़ में कोई बीमारी लगी है, तो इस टाइप के हमें जो ट्रीज़ होते हैं उनको रिमूव करना चाहिए, ताकि हम बाकी और फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें। अब उसके बाद है हमारे पास वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ होती क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन नेचर और आर प्रेजेंट इन देयर वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब क्या कहते हैं हम हिंदी में से, जंगली जीवन, है ना, जनजीवन। ये चीज़ें हमारी क्या है, इसमें प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, छोटे छोटे हैं, विच लिव इन नेचर, जो नेचर में रहते हैं, एंड प्रेजेंट इन देयर वाइल्ड नेचुरल हैबिटेट, और जो अपनी जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वाइल्ड में, जंगलों में, वहीं पे ये प्रेजेंट पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ, उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। सो वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी इज़ अ प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ आवर प्लैनेट। हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्लैनेट का एक ट्रेजर है, एक बहुत ही अच्छा है ये हमारे लिए, ये प्राइसलेस ट्रेजर है। क्या चीज़, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे प्लैनेट पर और किसी प्लैनेट पर ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसा हमारे प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, तो ऐसी वाइल्ड लाइफ में बायोडाइवर्सिटी मोस्टली हमें देखने को मिलती है। थर्ड है हमारा पॉइंट, साइंटिस्ट एंड मेडिकल रिसर्चर्स यूज़ वाइल्ड एनिमल्स एज रिसर्च मटेरियल। आप सभी ने देखा होगा बच्चों, ये सुना होगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जितनी भी मेडिकल रिसर्चेज होती हैं, वो सबसे पहले एनिमल्स पर की जाती हैं, उसके बाद उसे हम ह्यूमंस पे ट्राई करते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कोविड के लिए जो मेडिसिन के लिए साइंटिस्ट हमारे रिसर्च कर रहे हैं, उनको सबसे पहले एनिमल्स पे, सबसे पहले उन पे ट्राई करते हैं कि एनिमल्स के लिए अगर वो ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है हमारी कि हम ह्यूमन बींग्स पे उसे ट्राई करें। तो हमारे साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्चर भी वाइल्ड लाइफ का यूज़ करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ वेरियस फूड चेन्स, फूड वेब्स एटसेट्रा। अगर वाइल्ड लाइफ ना हो बेटा, तो हमारी फूड चेन तो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी फूड चेन्स होती हैं या फूड वेब्स होती हैं, ये सभी हमारी किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं,
वाइल्ड लाइफ पे ही डिपेंड करती हैं, वहीं से स्टार्ट होती हैं, वहीं तक ही आके हमारे वाइल्ड लाइफ का जो सर्कल है वो एंड हो जाता है। इट मीन्स जो हमारी फूड चेन से या फूड वेब से। तो ये हमारे थे वाइल्ड लाइफ के बारे में, या हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे द स्पीशीज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, या फिर कह सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ या वल्नरेबल स्पीशीज़। मतलब अगर वाइल्ड लाइफ हमारी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो उसमें जो हमारे कुछ ऐसे स्पीशीज़ हैं जो एंड होते जा रहे हैं या कुछ डेंजर में हैं, तो वो कौन कौन से स्पीशीज़ हैं, या रेयरली जो स्पीशीज़ हैं। अब आपने देखा होगा कि टाइगर रिज़र्व के लिए बहुत सारे अभी कह सकते हैं हम कि प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको कंजर्व करने के लिए। तो यही हमारे वाइल्ड लाइफ का ही एक पार्ट होता है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना यही डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे हमारे स्पीशीज़ हैं जो एंडेंजर्ड हैं या वल्नरेबल हैं या रेयर स्पीशीज़ हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक यू।